नमस्कार दोस्तों, मैं पवन त्रिपाठी आप सभी का एग्ज़ाम पूर्व कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो भी लोग अभी तक जिन्होंने परिवर्तन बैच को ज्वाइन नहीं किया है उनसे अपील है कि जल्द से जल्द परिवर्तन बैच को ज्वाइन कर लें ताकि उन्हें सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी वो अपनी इस लॉकडाउन में अच्छे से कर सकें। दूसरी बात, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया सभी लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो से जोड़ें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में? क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में? अपने आंसर्स जल्दी से जल्दी दे दीजिए कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। और सभी लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, और हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो जल्दी से बताइए कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। वेरी गुड। जिन लोगों ने डी कलकत्ता में आंसर लगाया उनका बिल्कुल सही है। तो आइए इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, 1781 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने, किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। और इसके जो प्रथम प्रमुख कौन थे? मुल्ला मुजुद्दीन थे। कौन थे? मुल्ला मुजुद्दीन थे। और इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में इंटरप्रेटर के रूप में सहायता करते थे। फिर सुन लीजिए, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया। इसके प्रमुख थे मुल्ला मुजुद्दीन थे। और इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसिप। जल्दी से आंसर दीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर या जेम्स प्रिंसिप। जल्दी से आंसर दीजिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक निम्न में से कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन लोगों ने ए सर विलियम जोन्स आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। तो आइए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में शिक्षा के विकास में नहीं के बराबर रुचि ली थी। उनका पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने भारतीय शिक्षा के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित किया। किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने भारतीय शिक्षा के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित किया। और 1781 में इसके लिए उसने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की जिसमें फ़ारसी, अरबी और अरबी भाषा का अध्ययन किया जाता था। और उसने 1784 में, किसने? 1784 एक सेकंड 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। इतनी बात क्लियर है? फिर सुन लीजिए।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। और 1781 में भारत में स्टार्टिंग में तो अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने भारतीय शिक्षा के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित किया और इसके लिए 1781 में सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की और उसके बाद 1784 में अपने सहयोगी हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले या बंकिम चंद्र चटर्जी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले या बंकिम चंद्र चटर्जी। जल्दी से अपने आंसर दे दीजिए कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जल्दी से आंसर दीजिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वेरी गुड। जिन लोगों ने ए जोनाथन डंकन को अपना आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। फिर सुन लीजिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। कब की थी? 1791 में। और इसका उद्देश्य क्या था? हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो से जोड़ें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद। जल्दी से आंसर दे दीजिए कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद। अपने आंसर्स को जल्दी से बताइए कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद। वेरी गुड। जिन लोगों ने बी माइकल मधुसूदन दत्त को आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। फिर सुन लीजिए, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने प्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में
अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। जल्दी से आंसर दे दीजिए कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जल्दी से अपने आंसर्स को टाइप कर दीजिए और जल्दी से बता दीजिए कि वह व्यक्ति कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर्स को टाइप करें और जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करें कि भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। वेरी गुड। जिन लोगों ने बी चार्ल्स विल्किंस को आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। आइए इस बात को समझते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस, किसके काल में? वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, मतलब प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था, और जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। और वॉरेन हेस्टिंग की प्रेरणा से विल्किंस, हॉलहेड तथा सर विलियम जोन्स इत्यादि विद्वानों ने प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन किया तथा उत्तरकालीन प्राच्य विद्या के अध्ययन के कार्य को बढ़ाया। बात क्लियर है? फिर सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद किया? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और इस जिसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। और उस समय किसका कार्यकाल था? तो वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल था। यह बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जल्दी से आंसर दे दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फगांग फॉन गेटे ने, सर विलियम जोन्स ने। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वह व्यक्ति कौन था? चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक, योहान वोल्फगांग फॉन गेटेने, सर विलियम जोन्स। किसने किया था? जल्दी से अपने आंसर्स को टाइप कर दीजिए कि किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वेरी गुड। जिन लोगों ने डी सर विलियम जोन्स आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और इन्हीं की प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और ये स्वयं इसके सभापति भी नियुक्त हुए। और इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज, नाम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ने भी एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। और इसी क्रम में 1789 सर विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। तो ध्यान रखिए, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1789 में किया था और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए गए थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व, फिर सुन लीजिए, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था?
स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। दूसरा, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। तीसरा, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी से आंसर दे दीजिए कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस हैं, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे राजनीतिक जिम्मेदारी भाग ले सकें, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन लोगों ने ए आंसर दिया, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। आइए इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है, ए वाला। देखिए, ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण क्या था? प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। क्या था उद्देश्य? प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो बात क्लियर है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता ताकि प्रशासन का खर्च कम हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? फिर सुन लीजिए। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? आपके ऑप्शंस हैं, वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जल्दी से बताइए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? जल्दी से बता दीजिए कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? जल्दी से आंसर दीजिए। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वेरी गुड। जिन लोगों ने भी चार्टर अधिनियम 1813 पे आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। आइए इस बात को समझते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। फिर सुन लीजिए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को? प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को? जल्दी से आंसर दे दीजिए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा के विकास को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को? जल्दी से अपने आंसर्स प्रोवाइड करा दीजिए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को? जल्दी से जल्दी अपने आंसर दे दीजिए। फटाफट टाइप करिए।
और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो से जोड़िए। वेरी गुड। जिन लोगों ने सी आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है, प्राथमिक शिक्षा को। तो आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। 1854 1854 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए डब्ल्यू हंटर, नाम क्या था, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इसका कार्य विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था। इसे केवल क्या काम था इसका, इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रखना था। फिर सुन लीजिए, हंटर कमीशन का उद्देश्य क्या था, प्राथमिक शिक्षा को विकास पर विशेष जोर। 1882 कब, 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया और इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रखा गया। और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1930, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या 15 अगस्त 1906? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906? जल्दी से आंसर्स को टाइप कर दीजिए और बता दीजिए कि किस दिन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। जल्दी से अपने आंसर्स को टाइप कर दीजिए और बताइए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किस दिन हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से जल्दी आंसर्स को टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। जिन लोगों ने डी 15 अगस्त 1906 दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आइए इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। कब हुई थी? 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। और 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, स्थापित करने का फैसला हुआ। और 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सदगुरु, नाम सुन लीजिए, 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। बात क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सैंडलर आयोग संबंधित था। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से? प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए। सैंडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से? जल्दी से आंसर दे दीजिए कि सैंडलर आयोग किससे संबंधित था। जल्दी से आंसर दीजिए, सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन लोगों ने सी शिक्षा से आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। डॉक्टर M.E. सैंडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए और इस आयोग को
कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। इस आयोग ने यह विचार किया कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, और इसने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। यह रिपोर्ट केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में थी, परंतु यह अन्य विश्वविद्यालयों के विषय में भी सत्य थी। मतलब सुन लीजिए, सैंडलर ने एक सिंपल सी भाषा में क्या कहा। सैंडलर ने कहा था कि अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। बात क्लियर है। ये दूसरी बात सुन लीजिए, यह जो रिपोर्ट थी सैंडलर आयोग, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए थी, लेकिन यह अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी सत्य थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्व आयोग को कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग को कब नियुक्त किया? अभी मैंने बताया था, जल्दी से बता दीजिए। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1919 में, 1917 में, 1921 में और 1896 में। जल्दी से आंसर दे दीजिए। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? वेरी गुड। जिन लोगों ने बी आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है, 1917 आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले, बहुत ही परिचित नाम। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं किससे? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से? जल्दी से आंसर दे दीजिए कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से? जल्दी से अपने आंसर दे दीजिए कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन लोगों ने सी अंग्रेजी शिक्षा का नाम दिया, आंसर दिया, उनका बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया और मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। तो बात क्लियर है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। कौन थे? चार्ल्स वुड, मैकाले, जे स्मिथल या कॉर्नवालिस? क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स वुड, मैकाले, जे स्मिल या कॉर्नवालिस? जल्दी से अपने आंसर दे दीजिए कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के संपादक कौन थे? वेरी गुड। जिन लोगों ने बी आंसर दिया मैकाले, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आइए इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। देखिए, भारत के औपनिवेशिक काल में, ध्यान सुनिए, ये बहुत बार आया हुआ है। फिल्ट्रेशन थ्योरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। मतलब क्या होता है इसका? शिक्षा की, इस सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। फिर सुन लो, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। मैकाले का यह भी कहना था कि सीमित संसाधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है, इसीलिए उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और वह धीरे धीरे करके छन छन कर जन सामान्य तक
पहुँचे। बात क्लियर है? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 के हंटर आयोग या 1854 का वुड्स डिस्पैच? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आपके पास ऑप्शंस हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर का आयोग और 1854 का वुड्स डिस्पैच। जल्दी से आंसर दे दीजिए कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन लोगों ने बी आंसर दिया 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, उनका बिल्कुल सही आंसर है। आइए इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपने तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किए थे कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मतलब अरब और भारत के साहित्य की तुलना उसने यह कही थी कि यूरोप के जो अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष है वो अच्छा है, वो एक कक्ष भी अच्छा है, ना कि भारत के और अरब के साहित्य। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया था। फिर सुन लीजिए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। बात क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? लॉर्ड विलियम क्विंडिस बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम क्विंडिस बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी? जल्दी से आंसर दे दीजिए कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी? जल्दी से आंसर दे दीजिए कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? जल्दी से आंसर दे दीजिए। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ या आरंभ की गई? वेरी गुड। जिन लोगों ने ए आंसर दिया लॉर्ड विलियम क्विंडिस बेंटिक, आंसर बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो 1828 से 1835 था और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिस्टन, नाम क्या था? मुनरो एवं एल्फिस्टन ने किया था, जबकि एसटी प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थक व नेतृत्वकर्ता थे। बात सुन लीजिए। तो किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, क्योंकि 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 में, 1881 में, 1885 में, 1905 में?
जल्दी से आंसर दे दीजिए कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857, 1881, 1885 या 1905? जल्दी से अपने आंसर दे दीजिए कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। वेरी गुड। जिन लोगों ने 1857 आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। आइए इस बात को समझते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार बनाकर चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं दयाराम गिंडूमल, डीके कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रनाडे। जल्दी से आंसर दे दीजिए कि किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? दयाराम गिंडूमल, डीके कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रनाडे। जल्दी से आंसर दीजिए किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? जल्दी से आंसर दे दीजिए किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? जिन लोगों ने बी, डीके कर्वे आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। तो आइए इस बात को भी समझते हैं। डीके कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के डीके कर्वे जो थे महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी और 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी और इन्होंने खुद स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और इसीलिए इनको 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या दयानंद सरस्वती। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? उस व्यक्ति का नाम बताइए जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था। जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या दयानंद सरस्वती। जल्दी से आंसर दे दीजिए कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। वेरी गुड। जिन लोगों ने सी, बीजी तिलक आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। सुन लीजिए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल्स के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई और 1884 में 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठन की गई। कब? औपचारिक रूप से 1884 में गठन की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वीके चिपलुंकर, बीजी तिलक और एक व्यक्ति और थे MB नाम जोशी। ध्यान रखिए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में 3 लोग मेंबर थे, 3 लोग इसके जो है संस्थापक थे। एक का नाम था बीजी तिलक, दूसरे व्यक्ति का नाम था वीके चिपलुंकर और तीसरे थे MB नाम जोशी। कौन थे? MB नाम जोशी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? ये पहला हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ध्यान सुन लीजिए, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं हिंदू कॉलेज,
दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। जल्दी से आंसर दे दीजिए कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। वेरी गुड, ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता आंसर बिल्कुल सही है। आइए इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे और 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। फिर सुन लीजिए, 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? जल्दी से अपने आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, डी आंसर बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय। जल्दी से आंसर बता दीजिए कि किसने प्रबल रूप से विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत की थी। वेरी गुड, जिन लोगों ने डी मदन मोहन मालवीय आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। आइए इस बात को समझते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे स्टार्टिंग में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे और इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1919 से 1938 तक इसके कुलपति बने रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड होर्डिंग या एनी बेसेंट। जल्दी से आंसर दे दीजिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किस दिन हुआ था? मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग या एनी बेसेंट। जल्दी से आंसर दीजिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग या एनी बेसेंट। वेरी गुड, जिन लोगों ने सी आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो आंसर है सी, लॉर्ड हार्डिंग। तो आइए बात इसको और समझते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जल्दी से आंसर दे दीजिए कि निम्न में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? जल्दी से आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर सी दिया उनका बिल्कुल सही है। जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से जो सही ऑप्शन है वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया और इसकी स्थापना का श्रेय
1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके ज़रूर अपने कमेंट बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए कल हम फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।